गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज आप बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है। साना साना हाथ जोड़ी का दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में यात्रा वृत्तांत है, ये एक तरह का। इसमें यात्रा का वर्णन है, सिक्किम में गैंगटॉक की यात्रा का वर्णन है। जैसे जैसे लेखिका अपने ड्राइवर और गाइड जितेन के साथ आगे बढ़ रही थी तो वो प्राकृतिक सुंदरता से हैरान होती जा रही थी। उनके साथ कुछ और लोग भी थे, सैलानी भी थे, कुछ घूमने वाले लोग भी थे, बहुत कम, और साथ में उनकी मित्र भी थी। तो अब आगे इस पाठ को मैं बढ़ा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। इस एग्ज़ाम के लिए ये पाठ इम्पोर्टेंट भी है। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। तो इस तरह से प्राकृतिक सुंदरता को देखकर सारे सैलानी, क्योंकि शहरों से आए हुए लोग थे, बहुत खुश हो गए और गाने लगे सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी फिल्मी गीत की पंक्तियाँ गाने लगे। पर मैं मौन थी, लेकिन लेखिका कह रही हैं कि वो चुप थी, वो गीत भी नहीं गा रही थी, ऋषि की तरह शांत थी। जो ऋषि लोग होते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। लेखिका चाहती थी कि जो प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी है, उन सारे दृश्यों को वो याद के रूप में अपने मन में भर के रख लें। पर मेरे भीतर कुछ कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था, लेकिन उनका मन उस सुंदरता को देखकर कुछ अजीब सा हो रहा था। जीप की खिड़की से मुंडकी सिर निकाल कर, मुंड बच्चों संस्कृत का शब्द है, तो मुंडकी निकाल, तो इसे मूड़ की तरह कहीं गांव की भाषा में प्रयोग किया जाता है, जो संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। अलग अलग, कहीं मुंड प्रयोग किया जाता है, कहीं मूड़ प्रयोग किया जाता है, कहीं मुंडी प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह से ये प्रयोग किया गया है, निकाल निकाल कर। मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो ऐसा लगता था उस जगह में जाकर कि पर्वतों के शिखर, जो चोटियां हैं, वो आसमान को छू रही हैं, बिल्कुल नीचे आ गया है आसमान, ऐसा लगता था। तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी लेखिका वहाँ जो झरने गिरते थे पहाड़ों से, वो बहुत स्पीड से गिरते थे बच्चों। तो पानी कैसा हो जाता था उनमें, साफ पानी, बर्फ़ के रंग का सफ़ेद। वैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब वो कहीं ऊंचाई से गिरता है तो वो कैसा दिखता है, सफ़ेद रंग का दिखता है। दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात झरनों को देख रही थी। तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। तो ये प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि लेखिका ने जो वहाँ के सौंदर्य का वर्णन किया है, पर्वतीय सौंदर्य का, उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो ये है यहाँ पर, तो तिस्ता नदी वहाँ बहती है, उसको, वो भी दूध की तरह सफ़ेद दिखाई दे रही थी। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी यह तिस्ता नदी, सिलीगुड़ी से थी हमारे साथ यह तिस्ता नदी, साथ साथ बह रही थी लेखिका के रास्तों के साथ साथ। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहे थे तो नदी का सौंदर्य बढ़ रहा था। एक तो वो पानी साफ हो रहा था, और पहाड़ों से गिरती हुई वो नदी क्या लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि नदी जब मैदान में बहती है बच्चों, उसकी चाल जो होती है मंथर हो जाती है, मतलब हल्की हो जाती है, तो वो तालाब की तरह दिखाई देती है, बहुत अच्छी। नदी तब बहुत सुंदर लगती है जब वो कल कल की आवाज़ करके पर्वतों से बहती है। पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा मतलब सीमा पर था, अनलिमिटेड था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। लेखिका की नदियाँ तो मैदानों में भी देखी थी, लेकिन पर्वतों पर बहती हुई इतनी सुंदर होती है नदी, यह लेखिका ने पहली बार देखा था। मैं रोमांचित थी, बहुत प्रसन्न थी, पुलकित थी, थ्रिल हो रहा था उन्हें देखकर। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, और देखकर शहर के वातावरण में रही थी तो पर्वतीय सौंदर्य देखकर उनके मन से सारी जो परेशानियां थी, या शहर से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित परेशानियां थी, वो क्या थी, समाप्त हो गई थी। वो हल्का महसूस कर रही थी अपने को, और अपने यहाँ आने पर बहुत खुश थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, ये कविता है जो हिमालय के लिए कही गई है। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। हिमालय उनके सामने आ गया, तो नगपति माने पर्वतों के राजा, मेरे विशाल, विशाल पर्वत तुझे सलाम। हिमालय को सलाम देनी चाहिए। तभी जीप एक जगह रुकी, फिर जीप रुक गई,
खूब ऊंचाई के साथ, पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना, और सफ़ेद रंग का झरना ऊपर से गिरता हुआ, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। तो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नाम था इसका। फ्लैश चमकने लगे। आपको पता होगा सेवन सिस्टर्स इन 7 राज्यों को कहा जाता है जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य हैं उनको, जो एक से राज्य हैं छोटे छोटे, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये सब राज्यों को मिलाकर जो 7 राज्य हैं उन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। तो यहाँ एक वाटरफॉल का नाम भी सेवन सिस्टर्स है। फ्लैश चमकने लगे मतलब लोग फ़ोटो खींचने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों को, रंगत को कैमरों में कैद करने में मशगूल थे, व्यस्त थे। सभी अपने कैमरों से फ़ोटो खींच रहे थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अब लेखिका क्या कह रही है? सब तो फोटो खींच रहे थे, लेकिन लेखिका चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गई थी। क्यों? और उन्हें खुद में ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो लेखिका थी बच्चों, तो काल्पनिक बातें भी सोच रही थी। उन्हें याद आ रही थी बचपन की कहानियों में पढ़ी हुई अभिशाप से युक्त वो राजकुमारी जो सब कुछ, अपना जीवन, अपने पहले का जीवन सब भूल जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता, और उसकी जो बोलने की शक्ति होती है वो भी चले जाती है, और वो चुपचाप बैठी हुई रह जाती है एक जगह पर। इस तरह की कहानियाँ होती हैं। तो लेखिका कह रही मेरी भी स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी, और मैं अपने अंदर से अपने आत्मा की संगीत को, मतलब मेरे मन से जो आवाज़ निकल रही थी उसको सुन रही थी। क्यों ऐसा हो रहा था उनके साथ? क्योंकि इतना प्राकृतिक सौंदर्य उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। अब जो जलधारा, जो पानी बह रहा था उसमें पैर डुबाया, एक तो वो शीतल था, स्वच्छ था, तो ऐसा लग रहा था कि वो पानी मन को छू गया। मन काव्यमय हो उठा। मन में कविताएं उठने लगी, तरह तरह की साहित्यिक कल्पनाएं आने लगी, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। तो मन इस सच्चाई को, जो सामने दिख रहा था, सुंदरता की सच्चाई को जैसे महसूस करने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। तो वो झरना मुझे एक प्रेरणा भी दे रहा था कि जीवन इसी तरह अनंत है। वह आरंभ होता है, बहता है, और अपने उद्देश्य की ओर हमेशा बढ़ता चलता है। जीवन कभी रुकता नहीं है। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। तो मुझे भी लग रहा था कि ईश्वर ने जो ये जीवन दिया है वो भी झरने की तरह है, निरंतर प्रवाहमान। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। तो लेखिका को जैसे लगने लगा उस पानी ने, उस झरने ने उनको इतना प्रभावित कर दिया कि वो अपना सब कुछ भूल गई, अपना अतीत, वर्तमान, और उन्हें लगा कि जैसे झरने के साथ वो भी बही जा रही हैं, उसके सौंदर्य में क्या हो गई हैं, खो गई हैं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। उनके मन में जो स्वार्थ था, भागम भाग थी जिंदगी की, शहरी जीवन का, वो सब कुछ क्या हो गया, जैसे समाप्त हो गया। उन्हें लगा कि जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। इतने प्राकृतिक सौंदर्य के आगे शहर की भागदौड़ व्यर्थ है। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं। लेखिका का मन हुआ कि वो यहीं बैठी रहें और इस नदी की धारा के साथ अपने को जोड़कर यूं ही कल्पना करती रहें, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, लेकिन उनका ड्राइवर उन्हें फिर बुलाने लगे। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। तो उसे लग गया कि मैं यहाँ पर बहुत प्रभावित हूँ, तो उसने मुझे यह कहकर यहाँ से आगे बढ़ाया कि इससे आगे और भी सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। लेखिका का मन नहीं था, लेकिन फिर भी बिना मन के वो उठ गई। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, और जब हम आगे बढ़े तो वही दृश्य फिर दिखाईने लगे। आँखों और आत्मा को सुख देखने वाले, आँखों को भी सुंदर लग रहे थे और मन को भी कहीं अंदर तक छू जा रहे थे और खुश करने वाले लग रहे थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला
और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। क्या क्या दृश्य दिखाई दे रहे थे? कहीं घास के मैदान दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकृति ने हरे रंग का मोटा कालीन बिछा दिया है। और कहीं यही घास क्या हो गई थी, हल्का पीलापन लिए हुए बहुत अलग दिखाई दे रही थी, सुनहरी। और कहीं ऐसा लग रहा था कि घास नहीं है और जैसे प्लास्टर उतरी हुई दीवार हो जाती है उबड़ खाबड़, वैसा दृश्य दिखाई दे रहा था, जिसमें पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे। और आगे बढ़ते ही ये दृश्य, गाड़ी में जाते ही सब आँखों से क्या हो जा रहे थे, गायब हो जा रहे थे। मतलब परिदृश्य बदल जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर सारे दृश्य एक साथ क्या कर दिए हों, बदल दिए हों। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय, क्योंकि सारे दृश्य बादलों और कोहरे में क्या हो जा रहे थे, खो जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बादलों की चादर ने सब कुछ क्या कर दिया है, बदल दिया है, ढक दिया है, और चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। क्योंकि लेखिका को ये सारे दृश्य बच्चों शहर से क्या दिखाई दे रहे थे, अलग दिखाई दे रहे थे। चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आँखों से देखती जा रही थी। चित्र लिखित सी, लेखिका बिल्कुल जैसे स्पंदनहीन होता है बच्चों कोई व्यक्ति किसी अभूतपूर्व दृश्य को देखकर, वो सब कुछ भूल जाता है, ठगा सा रह जाता है या एक जगह रुका रह जाता है। वही स्थिति थी लेखिका की। और बादलों की यह स्थिति, ऐसा लग रहा था कि वास्तव में बादलों ने सब कुछ ढक दिया है, बादल ही बादल हैं। लेकिन तभी बादल क्या हो जा रहे थे, हट जा रहे थे। तो लग रहा था कि उनकी छाया क्या हो जा रही है, दूर हो जा रही है। तो मतलब छाया और माया कहने का मतलब है जादू। जैसे जादूगर जादू दिखाता है तो वो सच लगता है उस समय, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही दृश्य लेखिका को अपनी आँखों के सामने दिखाई दे रहा था। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। प्रकृति जैसे इस छाया और माया के खेल से लेखिका को यह प्रेरणा दे रही थी कि जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, कि अभी सब कुछ है और कल सब कुछ नहीं रहेगा। तो बिल्कुल जैसे एक दृश्य को बादल बदल देते हैं, वैसे ही समय मनुष्य के जीवन में स्थितियों को धीरे धीरे क्या कर देता है, बदल देता है। तो लेखिका अपने अंदर जो दार्शनिक भाव हैं उन्हें भी यहाँ आकर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब धुंध क्या होने लगी, कम होने लगी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। अब वहाँ जैसे ही धुंध हटी तो लग रहा था कि दो बड़े बड़े पहाड़ों की छाया है। बच्चों, वो छाया नहीं थी, वास्तविक पहाड़ थे, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ अब लेखिका के सामने आ गए थे। ठीक है, जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। तो जीप रुकवा दी गई, मैंने गर्दन घुमाई, वो देखने लगी इधर उधर। सब ओर जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी, जैसे स्वर्ग जैसा दृश्य था। जो स्वर्ग लोक की हम कल्पना करते हैं वैसा दृश्य था। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, जहाँ तक नज़र जाती थी। छोर तक मतलब जिस अंतिम सीमा तक नज़र जाती थी, वहाँ तक अजब ही खूबसूरती प्रकृति की दिखाई दे रही थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, जैसे लग रहा था कि पर्वत इस पृथ्वी के लिए समर्पित हैं हर समय, क्योंकि वो बर्फ़ के पर्वत हैं जो पृथ्वी को निरंतर क्या देते हैं, पानी देते हैं। झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के खूब दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। झरने, वहाँ के फूल और घाटियाँ। घाटियाँ होता है बच्चों दोनों तरफ पर्वत और बीच का गहरा भाग। वहाँ की जो खूबसूरत वादियाँ थी उनके नज़ारे। और वहीं कहीं पर छोटे से शब्दों में लिखा था थिंक ग्रीन, हरा सोचिए। मतलब हरियाली की सोच, क्योंकि जब व्यक्ति प्रकृति के बीच में जाता है उसे हरियाली दिखाई देती है, तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति संवेदना का भाव आता है। मतलब उसकी सोच में प्रकृति की सुंदरता आती है, और प्रकृति जो हमारे लिए करती है, जो परोपकारी प्रकृति है प्रकृति की, वो सब इंसान को
उसकी कल्पना में आता है। तो ऐसा ही वहाँ पर लिखा भी था, थिंक ग्रीन, हरियाली की सोच रखिए या हरियाली के बारे में सोचिए। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। लेखिका, फिर मैंने आपसे कहा, दार्शनिक सोच भी रख रही थी। वो इस हरियाली के बारे में उनके मन में जो आ रहा था उसे भी सोच रही थी। तो वो समझ रही थी कि प्रकृति कितने रूप धारण करती है, हर पल अपने रूप बदलती है। सतत प्रवाहमान झरने, निरंतर बहने वाले झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, मतलब कितना अलग अलग घटित हो रहा था ब्रह्मांड में। एक तरफ हर समय बहने वाला झरना, दूसरी तरफ बहुत ही वेग से, गति से बहती हुई तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, और सामने क्या दिखाई दे रहा था? कोहरा। अलग अलग नज़ारे थे बच्चों। ऊपर मंडराते आवारा बादल, और ऊपर आकाश की तरफ देखो तो बादल आवारा इसलिए कहा है कि उनको अपनी मर्जी से घूमते हैं। मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे, एक तरफ हवा, प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, और प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल पहाड़ों में होने वाले फूल हैं बच्चों, अलग अलग तरह के। जो रूडोडेंड्रो के फूल हैं ये एक गुच्छे के रूप में होते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं, इनको नेट में देखिएगा कहीं। प्रियुता के फूल भी पहाड़ों में होने वाले छोटे छोटे फूल हैं जो घास की तरह ज़मीन में उग जाते हैं। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए। तो प्रकृति की ये सारी वस्तुएं अपने अपनी तरफ से अपने अपने जीवन में अग्रसर थे, मतलब अपने अपने सौंदर्य को बिखराते हुए अपनी जीवन की यात्रा को पूर्ण कर रहे थे। और जैसे कह रहे थे, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। इसमें चैरवेति लिखा है, चैरवेति चरैवेति है, चलते रहिए चलते रहिए। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद, और लगता था कि जैसे मनुष्य जो कि अपने को सर्वे सर्वा समझता है, उसकी तो इस प्रकृति में उसका रूप कितना है, एक तिनके जैसा है। प्रकृति अनेक तरह की वस्तुओं से भरी हुई है, तरह तरह के नज़ारों से भरी हुई है, और मनुष्य का अस्तित्व इन सब के बीच में एक तिनके के समान है, बहुत छोटा सा है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। पहली बार लेखिका को इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लगा कि यही सौंदर्य को देखना जीवन का वास्तविक आनंद है। लेखिका को लगा कि शहरों में रहना, बहुत बड़े घरों में रहना, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना, ये जिंदगी का वास्तविक सुख नहीं है, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य में कुछ समय बिता लेना या उसे देख लेना, उसे जी लेना ही जीवन का सौंदर्य है। और जो ये आगे बढ़ने का संदेश देती हुई प्रकृति है, यही जीवन की वास्तविकता है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी, मतलब भीतर बाहर। लेखिका को अपने बाह्य अस्तित्व का एहसास उन्हें हो ही नहीं रहा था। वो अपने मन से इस प्राकृतिक सौंदर्य को महसूस कर रही थी, और उन्हें लग रहा था जैसे उनके आत्मा की, उनके मन की सारी खिड़कियां क्या होने लगी हैं, खुलने लगी हैं, और वो सचमुच ईश्वर के निकट थी। प्राकृतिक सौंदर्य को देखना उन्हें लग रहा था कि ईश्वर उनके पास है। उन्होंने ईश्वर की मूर्ति देखी थी, मंदिर देखे थे, उनके बारे में सुना था, लेकिन उनको लग रहा था कि प्राकृतिक सौंदर्य ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है, जिसे वो आज अपने सामने देख रही थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होंठों को छूने लगी थी। सुबह प्रार्थना सीखी थी, वह फिर होंठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी, छोटे छोटे हाथों को जोड़कर, तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। तो तभी मेरे अंदर जो ये दार्शनिक भाव चल रहा था प्रकृति के बारे में सोचने का, वह एकदम टूट गया, यानी कि वो डिस्टर्ब हो गई। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। तो वो महान भाव जिसमें वो खोई हुई थी, अपनी आत्मा में प्रकृति के सौंदर्य को महसूस कर रही थी, वो किसी व्यवधान के कारण सूखी टहनी के समान टूट गया।
अब ये व्यवधान क्या था देखिए। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी। दरअसल प्रकृति को देखते हुए, तंद्रा होता है बच्चों नींद सी अवस्था में, जैसे व्यक्ति किसी चीज़ को देखकर खो जाता है, ऐसी अवस्था में ही लेखिका थोड़ी दूर तक चली आई थी कि अचानक पाँवों पर ब्रेक सी लगी। तो अचानक उनके पाँव जैसे रुक गए, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। तो लेखिका ने अपने इस भाव की तुलना की है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो समाधि में थी, और अपनी तुलना की है जैसे कोई नृत्यांगना एक नृत्य में मंत्रमुग्ध होकर नृत्य कर रही है, अचानक उसके घुंघरू टूट जाएंगे तो उसके नृत्य में क्या आ जाएगा बच्चों, व्यवधान आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी। तो ऐसा ही लेखिका के साथ हुआ। तो उसे कब हुआ ऐसा, उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। जब उन्होंने देखा कि इस प्राकृतिक सौंदर्य को अनदेखा करते हुए, निरपेक्ष मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा है, कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ने का काम कर रही थीं, तो इसको देखकर अचानक लेखिका को जो उनके भाव थे वो क्या हो गए, टूट गए। तो ये एक प्रश्न भी आ सकता है कि लेखिका जब प्राकृतिक सौंदर्य में खोई थी, अचानक किस दृश्य को देखकर उनके भाव टूट गए या रुक गए। गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, बहुत सुंदर नाजुक जो पहाड़ी स्त्रियां थी, उनके हाथ में कुदाल और हथौड़े थे। कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे, उनकी पीठ पर उनके बच्चे भी थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी, कुछ कुदाल से क्या कर रही थी, खुदाई कर रही थी। तो इस दृश्य को देखकर लेखिका के जो भाव बह रहे थे अनवरत रूप से, वो क्या हो गए, रुक गए। वो उन्हें क्या करने लगी, देखने लगी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। तो लेखिका फिर सोचने लगी, क्योंकि बच्चों वो साहित्यकार हैं, तो उन्होंने देखा कि इतना सौंदर्य है यहाँ पर प्राकृतिक, उसे भी ये स्त्रियाँ नहीं देख रही हैं। तो कैसे देखेंगी, फूलों, वादियों और झरनों का सौंदर्य उनके किस काम का, वो तो निरंतर भूख का सामना कर रही हैं, मौत का सामना कर रही हैं और दीनता, दुखों का सामना कर रही हैं, और इनके बीच में भी अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उन्हें जो जंग करनी पड़ती है, जो युद्ध सा करना पड़ता है, उसके लिए वो निरंतर संघर्ष कर रही हैं, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। तो वो माँ भी थी, और उसके साथ साथ आपने देखा होगा बच्चों, शहरों में यदि कोई स्त्री माँ बन जाती है तो उसे एक निश्चित काल तक विश्राम करवाया जाता है, उससे कोई काम नहीं कराया जाता है। यही देखकर लेखिका आश्चर्यचकित थी कि वो माँ भी बनी हुई हैं और परिश्रम भी कर रही हैं। वहीं पर खड़े बीआरओ बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी से मैंने पूछा यह क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा इन स्त्रियों को देखकर कि यह क्या हो रहा है। उसने चुहलवादी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिमशिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। तो उसने बताया कि आप जिन हिमशिखरों को देखने जा रही हैं, उनके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने जा रही हैं, उन्हें इन्हीं पहाड़ियों के द्वारा बनाया जा रहा है। तो चुहलबाजी के अंदाज में क्यों बताया बच्चों, क्योंकि लेखिका बहुत प्रसन्न थी वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। वो समझ रही थी कि प्राकृतिक सौंदर्य सबको देखना चाहिए, या बहुत खो गई थी, लेकिन उस सौंदर्य को देखने के लिए जो रास्ता बनाया गया था वो इन स्त्रियों के लिए बनाया गया था, वो इन स्त्रियों के द्वारा ही बनाया गया था, यहाँ के लोगों के द्वारा, जिन्हें अपनी भूख के लिए, अपनी गरीबी के लिए ये काम करने पड़ते थे, लेकिन शहर में रहने वाला व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता है। और लेखिका को ये भी बताया जा रहा था कि इन्हीं औरतों के परिश्रम के कारण टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का ये भाग भी
आज पूरा हो गया है। अब मुझे लगता है एक भाग भावार्थ के लिए और बचा होगा। आप इस समय एग्ज़ाम पास है, आप मेरे साथ इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो आपका ये पाठ अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अगली बार हम इस पाठ को समाप्त कर देंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं अगली बार भेज दूँगी। तो बच्चों अपनी धीरे धीरे तैयारी करते रहिए। जो पढ़ते समय आपको जो भी टर्म्स जो भी नहीं आ रहे हैं उन्हें पूछिए, तो उस हिसाब से फिर मैं आपको रिवीजन कराऊंगी। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू 10th क्लास। तैयारी करते रहिए बेटा, अपना ध्यान रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज भी करिए बेटा। ये टाइम किसी तरह से निकल जाएगा तो फिर कॉलेज वाला टाइम आ जाएगा। थैंक यू क्लास।